बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ और उसका सेकंड चैप्टर और आज उसका सेकंड लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है 1973 के आइन की इस्लामी दफ़आत, इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। यानी 1973 के आइन को अगर स्टडी किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसके टोटल जो आर्टिकल हैं, उसके जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 280 हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उन 280 आर्टिकल्स में से वो आर्टिकल कौन से हैं जिनमें इस्लाम को प्रमोट करने की बात की गई है, जो इस्लाम के उसूलों के ऐन मुताबिक हैं या जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहकर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सकते हैं। या इसका एक मतलब और भी है कि हम इस टॉपिक में ये बात जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस धरती पर रहने वाला शहरी अगर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो उसको कौन कौन से इस्लामिक पॉइंट्स पर अमल पैरा होने की बात करता है या वो कौन कौन से इस्लामिक पॉइंट हैं जो हमारे आइन का हिस्सा हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा और ये बात तय है कि इस साल भी और बाद में भी हमेशा ये वाला जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा दिल ये कहता है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर आ जाएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात लिखें तो सबसे पहले आपने ख़ुद से एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है और उस इजाफ़ी हेडिंग का नाम है आइन की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको मैंने पहले भी एक मरतबा इसी चैप्टर के एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखवाई हुई है, दोबारा यहाँ पर लिख दी है। आपने सबसे पहले आइन की तारीफ़ लिखनी है ताकि आपको पता चले कि हम ये जितनी भी बातें लिख रहे हैं वो आइन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से लेकर लिख रहे हैं। तो जब हम इन तमाम पॉइंट्स का ताल्लुक आइन से है, इन तमाम आर्टिकल का ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से है, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि आइन किसको कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने आइन की तारीफ़ लिखनी है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए बुनियादी उसूल व ज़वाबित की ज़रूरत होती है। उसूल व ज़वाबित का वो मजमुआ जिससे मुल्क का निज़ाम चलाया जाए उसे हम आइन कहते हैं। ये आइन की डेफिनेशन है अज़ीज़ तलबा व तालिबात। और जब आप ये आइन की तारीफ़ लिख लेंगे तो ये तो हो गई उर्दू में, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे अ कम्बिनेशन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, अ कम्बिनेशन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस विच रन्स द कंट्री इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिख ली तो उसके बाद आप आ जाएंगे बुक पर और बहुत सारी बातें वो हैं, तकरीबन 14 पॉइंट वो हैं जो हमने बुक से लिए हैं और कुछ इस्लामिक आर्टिकल वो भी हैं जिनका ज़िक्र आपकी बुक में नहीं है मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुक है उसके अंदर मौजूद हैं। हमने उनमें से भी कुछ को इजाफ़तन यहाँ पर लिखने का इरादा किया और फिर हमने यहाँ पर लिख डाले हैं। आपको इजाफ़ी हेडिंग्स के साथ ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन समझाया जा रहा है। जब बेटे आप आइन की तारीफ़ लिख लेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे पहले पॉइंट पर और हेडिंग ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है और वो पहला पॉइंट जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम से रिलेटेड है वो कौन सा पॉइंट है जी? वो है अल्लाह ताला की हाकमियत। ये पॉइंट आप इस चैप्टर में भी और इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 1 है
اس کے اندر بھی یہ پوائنٹ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں مختلف لانگ کویسچنز کے اندر، اور وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ انڈرلائن بھی کر لیں۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، ڈیفائن سوورنٹی، اقتدار اعلیٰ سے کیا مراد ہے، یا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ نے چیپٹر 1 میں بھی شارٹ کویسچن میں کیا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پاکستان کے قانون 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ باقاعدہ رول لکھا ہوا ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وطن عزیز پاکستان کا حقیقی حکمران وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، ایم این اے، ایم پی اے ہیں، وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ ملک اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یعنی وہ سب لوگ جو ہمیں حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اور ان لوگوں کے پاس اللہ کا یہ ملک امانت ہے، اور وہ اس کو ایک امانت سمجھ کر چلائیں گے۔ یہ پہلا اسلامی رول، پہلا اسلامک آرٹیکل، پہلی اسلامی دفعہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن آف مسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، پہلے نمبر پر اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن۔ اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ حقیقی مسلمان کون ہوگا؟ تو حقیقی مسلمان وہ ہے جو عقیدہ توحید پر یقین رکھے، عقیدہ رسالت پر یقین رکھے، عقیدہ ملائکہ پر ایمان رکھے، عقیدہ کتب پر ایمان رکھے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے۔ ان 5 عقائد پر وہ ایمان رکھے، اور پلس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ یعنی جو بندہ 5 عقائد پر یقین رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہ کرے، وہ کبھی بھی آئین پاکستان کی روح سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک اسلامی آرٹیکل ہے، اسلامک آرٹیکل ہے جو اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ملک کا نام، نیم آف کنٹری، انڈرلائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز ہے۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ بات لکھی گئی ہے کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا۔ یہ ملک کا نام رکھا گیا، یعنی نام میں بھی اسلام کو جوڑا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر۔ وہ یہ پوائنٹ لکھتا ہے اگلا کہ اس ملک کا جو بندہ بھی صدر بنے گا یا وزیر اعظم بنے گا وہ مسلمان ہی بنے گا، نان مسلمز میں سے کبھی بھی اس ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عہدے ہیں ان پر نان مسلمز آنا چاہیں، اپنی ایبیلٹی، اپنی کیپیبلٹی، اپنی کیپیسٹی اور اپنی سٹرگل کے بعد تو ان کو آنے کی اجازت ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم ججز اور ریسپیکٹڈ ججز وہ نان مسلم بھی رہے ہیں۔ بھگوان داس کا نام ہے، جسٹس کار اے نیلس کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ باقی ہر شعبے میں نان مسلمز بڑے بڑے عہدوں پر رہ سکتے ہیں، رہے ہیں، لیکن ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوگا وہ صرف مسلمان ہی بنے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے سرکاری مذہب۔ یہ جو پوائنٹ ہے بیٹے، اس پوائنٹ کے میں نے 2 پوائنٹ الگ بنا دیے ہیں۔ آپ نے بھی جب اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے اس والے پوائنٹ کے 2 پوائنٹ بنا دینے ہیں۔ آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی ہیڈنگ میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے ان کو الگ الگ لکھ دینا ہے۔ پہلے آپ نے ہیڈنگ بنا لینی ہے سرکاری مذہب، آفیشل ریلیجن، اور اس میں یہی لکھا گیا کہ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور لوگ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسلامی تعلیمات، جو کہ یہ دونوں پوائنٹ ایک ہی بنے ہوئے بک میں، لیکن آپ نے الگ الگ بنانا ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامک ٹیچنگز، اور اس کے اندر آپ انڈرلائن کر لیں، لاسٹ لائن میں یہ ہیڈنگ آئے گی، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں
जो शहरी हैं उनकी दीनी तालीम पर तवज्जो दी जाएगी और उनको दीनी तालीम देने के लिए स्पेशल एहतमाम किए जाएंगे। अंडरलाइन कर लें, रिलीजियस एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू अ पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा कि हमारा दीन मुख्तलिफ मामलात में क्या गाइडेंस करता है। अगला पॉइंट है इस्लामी अक़दार, इस्लामिक वैल्यूज़। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी बुक में कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और 1973 के पॉइंट में जो पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये अगला इस्लामिक आर्टिकल है कि यहाँ पर इस्लामिक अक़दार यानी इस्लामिक वैल्यूज़ को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट किया जाएगा। और वो कौन कौन सी हैं अंडरलाइन कर लें, जिसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं 4-5। उनमें पहला है डेमोक्रेसी, जमहूरियत। नंबर 2 है जस्टिस, इंसाफ। नंबर 3 है रवादारी, टॉलरेंस। नंबर 4 है फ्रीडम, आज़ादी। और नंबर 5 है मसावात, इक्वालिटी। ये 5 इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, इस्लामी अक़दार हैं, जिनका यहाँ जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों में ये 5 चीज़ें प्रमोट की जाएंगी। अगला पॉइंट है अरबी की तालीम और कुरान मजीद की तबात। लेकिन मैंने इस पॉइंट को भी 2 हेडिंग्स में तकसीम कर दिया है, आपने भी इसको ऐसे ही करना है, अलग अलग हेडिंग लिखनी है। पहले लिखनी है अरबी की तालीम, अरबिक एजुकेशन। इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 6, 7 और 8 तक ये जो 3 क्लासेस हैं, इन क्लासेस में बच्चों को अरबी की तालीम दी जाएगी। अगरचे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है, मगर आज तलबा और तालिबात को ये अरबी की तालीम तालीमी इदारों में नहीं दी जाती, जबकि आइन में लिखी हुई है हमें वो अरबी की तालीम देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर आसानी से कुरान और सुन्नत की तालीमात को समझ सकें। और फिर इसी पॉइंट के दूसरे पार्ट में आप तकसीम कर देंगे और वहाँ पर आप हेडिंग लिख देंगे कुरान मजीद की तबात, प्रिंटिंग ऑफ होली कुरान। अगला रूल इस्लामी ये लिखा गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुल्क के अंदर ऐसे इदारे, प्रिंटिंग इंस्टीट्यूशंस और प्रिंटिंग सेंटर्स ऐसे बनाए जाएंगे जो हुकूमत की निगरानी में होंगे, हुकूमत की अप्रूवल से बनेंगे और उनका काम ये होगा कि वो कुरान मजीद को बग़ैर किसी गलती से पब्लिश कर रहे होंगे, ताकि वो वादा जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो वो जो कुरान मजीद की हिफाजत का एक सिलसिला शुरू हुआ है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जिसका वादा अल्लाह ने किया है, तो उसी वादे को निभाया जा सके। अगला पॉइंट है सूद का खात्मा, एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगला रूल ये बना इस्लामी उसूल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाया गया कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में सूद नहीं होगा। अजीज तलबा और तालिबात, ये कहा गया कि सूद नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान का कोई बैंक ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सूद के बग़ैर निज़ाम चलता हो। आपको हर बैंक में ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं कि जिनमें बाकायदा सूद को प्रमोट किया जाता है, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो कौम सूद का लेन देन करती है, सूद का कारोबार करती है, वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कुरान मजीद में फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को हराम करता है और ज़कात व सदक़ात को बढ़ाने की बात करता है। तो इस्लाम ने इकोनॉमिक सिस्टम दिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बाहर सूरत सूद की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं, जबकि आइन में ये उसूल लिखा हुआ है कि सूद यहाँ पर नहीं होगा। अगला पॉइंट वो है ज़कात और उशर का निज़ाम। ज़कात तो आप जानते हैं कि एक मखसूस मिकदार के बराबर यानी 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी या इसके बराबर आपके पास मालियत है और आपके पास उस मालियत पर 1 साल का अरसा गुजर गया है, तो आपने 2.5% अल्लाह के रस्ते में खर्च करना होता है। इसको कहते हैं ज़कात। और उशर किसको कहते हैं? उशर निकला है आशारा से, 10%। इसका मतलब ये है कि जब एक फार्मर, एक किसान अपनी फसल को तैयार कर लेता है ना,
फसल को तैयार कर लेता है। जब उसकी फसल पक कर सामने आ जाती है तो वो जितनी भी फसल उसकी पक कर आई है वो उस फसल में से 10% अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। इस अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के अमल को उशर कहते हैं। ये निज़ाम आएगा, ये भी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है। अगला पॉइंट है इस्लामी ममालिक से ताल्लुकात, रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज़। इसमें ये लिखा गया, अगला रूल इस्लामी ये बनाया गया कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएंगे और जहाँ पर भी ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी ताल्लुकात में कोई डिस्टर्बेंस है तो उस डिस्टर्बेंस को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। अगला पॉइंट है इस्लामी नज़रियाती कौंसल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस पॉइंट को आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अंडरलाइन कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। बोर्ड में अक्सर पुरानी बुक के हिसाब से भी आता रहता था और इसमें भी ये ज़रूर आएगा। और वो क्या है कि एक रिलीजियस स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई जाएगी, इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनाई जाएगी। उस टीम का काम ये होगा, पहले हम उसका, वो जो टीम बनेगी उसका नाम होगा इस्लामी नज़रियाती कौंसल, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ये तो उसका नाम होगा। अब इनका काम क्या होगा कि कानून बनाना, ये काम है नेशनल असम्बली का, कि जब नेशनल असम्बली कानून बना रही होगी मुल्क का, आइन बना रही होगी मुल्क का, तो हर नए बनने वाले आइन को ये वाली टीम इस्लाम के मुताबिक बनाने में हेल्प आउट करेगी। यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बनाने में ये टीम मददगार साबित होगी। अगला पॉइंट है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। इस्लाम हमेशा जहाँ मुसलमानों के हुकूक़ की बात करता है वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के हुकूक़ की बात भी करता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगला रूल ये बना कि पाकिस्तान के अंदर, और ये बिल्कुल तमाम के तमाम रूल्स जितने हमने पढ़े ये इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक हैं। यहाँ तक तो बात हो गई कि इस्लाम जहाँ पर मुसलमानों के हुकूक़ की बात करता है वहाँ पर गैर मुस्लिमों के हुकूक़ की बात भी करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ तक तो बातें बुक के अंदर मौजूद हैं। अब ये पॉइंट मैंने इजाफ़तन इसके अंदर ऐड किए हैं, इनको भी ज़रा सुन लें। और आपने भी जब लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो इन इजाफी हेडिंग्स के साथ ही अटैम्प्ट करना है। अगला पॉइंट होगा तर्ज़ ज़िंदगी, वे ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट ये बना कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे। यानी उनका कल्चरल सिस्टम, उनका सोशल सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका रिलीजियस सिस्टम, अलगरज इनफरादी ज़िंदगी से लेकर, पर्सनल लाइफ से लेकर कोलेक्टिव लाइफ तक जितने भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स में वो इस्लाम को मद्देनज़र रखकर या उस पॉइंट से मुताल्लिक इस्लाम की जो गाइडेंस है उसकी रहनुमाई में वो अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ को गुजार रहा होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगला पॉइंट जो इजाफ़तन लिखा है वो है इस्लामी कवानीन, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बात है कि ये भी पाकिस्तान के 73 के आइन का हिस्सा हैं कि पाकिस्तान में कोई कानून भी इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। अब अगर ये ट्रांसजेंडर का कानून बना है, अगरचे ये गैर इस्लामी है और इस तरीके से और भी कई मरतबा कवानीन ऐसे बने, मगर इस्लाम के पाकिस्तान के जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बाकायदा आर्टिकल मौजूद है कि यहाँ पर जो भी कानून बनेगा वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक बनेगा। अगला पॉइंट है नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी हुई है और ये भी कानून इस्लाम के ऐन मुताबिक है कि यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की पब्लिक आवाम दोनों की ज़िंदगियाँ इस पैशन, इस ऑब्जेक्टिव के साथ और इस पर्पस के साथ गुजरेंगी कि वो अपने नज़रिए को प्रोटेक्ट करेंगी, अपने नज़रिए को महफूज करेंगी, अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करेंगी। और पाकिस्तान का नज़रिया क्या है? इस्लाम, यानी इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब बदकिस्मती ये है कि बाहर के लोगों ने तो इस्लाम को नुकसान जो पहुंचाना था वो पहुंचा रहे हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगियों में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कितना गुजारते हैं, कितना गुजार पाते हैं, वो मेरे समेत हम में से हर शख्स जानता है कि हमें इस्लाम पर अमल पैरा होना और इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना कितना पसंद है।
وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، جبکہ آئین میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ ان کا جینا مرنا، زندگی گزارنا اس مقصد کے لیے ہوگا کہ وہ اپنے نظریے کو محفوظ کریں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے قومی زبان، نیشنل لینگویج۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے یہ کیا پوائنٹ لکھ دیا، قومی زبان کا اسلام سے کیا تعلق؟ تو یاد رکھ لیں، اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اسلام اس کی ترویج کرتا ہے، اسلام خود گائیڈ کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے لوگوں کو اپنا کلچر محفوظ کرنا چاہیے، اپنا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے، اور زبان کسی بھی کلچر کا مین ایلیمنٹ ہوتے ہیں، مین ایلیمنٹ وہ زبان ہوتی ہے۔ اب ہماری زبان اردو ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ آف ویو سے یہ پوائنٹ لکھ رہا ہوں کہ یہ قومی زبان جو ہماری اردو ہے وہ بھی ایک اسلامک آرٹیکل ہے۔ وہ کیسے؟ یاد رکھ لیں، قومی زبان آئی بر صغیر سے، اردو، ہم بر صغیر میں رہتے تھے تب قومی زبان اردو بنی، اور مسلمانوں کا سارا دینی لٹریچر وہ اردو زبان میں تھا یا فارسی میں تھا یا عربی میں تھا، تو اردو زبان بھی تو انہی زبانوں کا مکسچر ہے۔ تو اب وہ قومی زبان اردو جو ہے وہ اسلامک آرٹیکل اس طرح کہ مسلمانوں کا سارا لٹریچر جو سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی میں فارسی سے اور عربی سے ٹرانسلیٹ کروایا تھا اردو میں، تو وہ سارا اسلامک لٹریچر اردو زبان میں ہے، لہٰذا مسلمانوں کا لٹریچر اسلامی اردو زبان میں ہے، تو یہ قومی زبان بھی ایک اسلامک آرٹیکل ہے۔ لہٰذا اردو سے پیار کرنا، اردو کو پروموٹ کرنا، اور اردو کو اپنی قومی زبان اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہوئے اس کو تسلیم کرنا، بولنا اور آگے پریویل کرنا، یہ پاکستان کے شہریوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں قرارداد مقاصد کے تمام جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ تمام کے تمام آرٹیکل 1985 میں 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیے گئے تھے، اور قرارداد مقاصد کے جتنے بھی رول ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی ہیں۔ لہٰذا قرارداد مقاصد کے تمام رول بھی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں، اور ہم یہی بات پڑھ رہے ہیں کہ کون کون سے آرٹیکل اسلامی ہیں جو 73 کے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہیں، تو ان میں یہ والے۔ اگلا پوائنٹ ہے فلاحی ریاست کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ۔ یاد رکھ لیں، ویلفیئر اسٹیٹ خواہ اس کا نام کوئی بھی ہو، اگر وہاں پر ڈیموکریسی ہے، اگر وہاں پر غریب کو اہمیت دی جا رہی ہے، اگر وہاں پر ضرورت مندوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اگر وہاں پر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اگر وہاں پر زکوٰۃ کا نظام ہے، وہاں کی معیشت مضبوط ہے، ہر شخص کھانا کھا کے سوتا ہے، تو سمجھ لیں وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور وہ اسلامی ریاست ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں لکھا گیا اگلا اسلامی رول یہ بنا کہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جائے گا، یہاں پر کبھی بھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، یہاں پر امیر اور غریب کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، بلکہ ایکول سٹینڈرڈ آف لائف کے تحت لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ عزیز طلبہ و طالبات تمام پوائنٹس تھے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی پوائنٹ ہیں، اسلامی پوائنٹ ہیں جن کو 1973 کے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ اضافتاً خلاصہ کلام لکھیں گے، اور خلاصہ کلام میں انہی کوئی 2-3 لائنوں میں ایکسپلین کر کے آپ اینڈ پر ایک شعر بھی لکھ دیں گے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ وہ اسلامک آرٹیکل تھے، یہ اس کا کنکلوژن سمری تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ وہ کون سے پوائنٹ ہیں جو اسلامی ہیں اور 1973 کے آئین کا حصہ ہیں۔ تو یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو اسلامی ہیں اور 1973 کے آئین کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھنے اور اس کے مطابق پاکستان میں شب و روز گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔